नेशन फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ दिशा रडारिया। बुलेटिन न्यूज़ शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों से। अब जिन लोगों को 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें कोई सुविधाओं से वंचित होना पड़ सकता है। आपको बता दें कि ऐसे लोग सरकारी नौकरी से आवेदन के लिए अपात्र माने जाएंगे। नौकरी में हैं तो कुछ लाभों से वंचित हो जाएंगे। ना तो स्थानीय निकाय चुनाव लड़ सकेंगे और ना ही किसी तरह की सब्सिडी मिलेगी। ये प्रावधान उत्तर प्रदेश जनसंख्या विधेयक 2021 के मसौदे में किए गए हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30 का शुभारंभ आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसके साथ प्रदेश में परिवार नियोजन के प्रत्याहित करने के लिए जनसंख्या स्थिरता पखाड़े व गतिविधियों भी शुरू हो जाएगी। इस मौके पर 11 VSL 2 RT-PCR लैब और CHC PHC ऐप का भी सीएम योगी शुभारंभ करेंगे। बता दें कि इस मौके पर विश्व जनसंख्या दिवस और जनसंख्या नीति के दृष्टिगत परिवार नियोजन का महत्ता पर बनाई गई एक फिल्म भी दिखाई जाएगी। आपको बता दें कि अब अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो कोई कई नीतियों से आपको होना पड़ेगा। सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। बिल का मसौदा तैयार। अब आपको बता दें कि यूपी में जनसंख्या नीति का एक नया फैसला लिया गया है। सीएम योगी इसका शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि जनसंख्या स्थिति पखाड़े की गतिविधियों भी शुरू हो जाएंगी। इस मौके पर 11 BSL 2 RT-PCR लैब और CHC PHC ऐप का भी सीएम योगी शुभारंभ करेंगे। बता दें कि इस मौके पर विश्व जनसंख्या दिवस और जनसंख्या नीति के दृष्टिगत परिवार नियोजन का महत्ता पर बनाई गई एक फिल्म भी दिखाई जाएगी। आपको बता दें कि अब 2 से ज्यादा बच्चे होने पर कई सुविधाओं से वंचित होना पड़ सकता है। अब आपको बता दें कि कई सुविधाएं अब आपको नहीं मिलेगी, जैसे कि सब्सिडी अब नहीं मिलेगी यूपी में, और 2021 से 2030 की सुविधा में ये बात लिखी गई है। आप बता दें सीएम योगी इस बात का शुभारंभ करेंगे और बिल का मसौदा तैयार कर दिया गया है, जिसमें अब 2 से ज्यादा बच्चे होने पर कई सुविधाओं से आपको वंचित होना पड़ सकता है। अगर आप नौकरी में हैं तो भी आपको कई सुविधाओं से अब वंचित होना पड़ेगा। पंचायती बाधा ब्लॉक प्रमुख चुनाव भी भाजपा ने अपना दबदबा कायम कर लिया है। शनिवार को बवाल, तोड़फोड़ और हिंसा के बीच संपन्न हुए चुनाव भाजपा ने 825 में से 645 सीटों पर जीत का दावा किया है। इनमें से 334 पहले ही निर्विरोध चुने गए थे। बता दें कि 476 पदों के लिए कल मतदान हुआ है। इससे पहले कई जिलों में बवाल, तोड़फोड़ और फायरिंग हुई, जिसमें दर्जन भर लोग घायल हुए हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इटावा में एसपी सिटी को भाजपा ने थप्पड़ मारा। वहीं उन्नाव में पत्रकार को सीडीओ ने दौड़ाकर पीटा। कानपुर देहात में चुनावी मैदान में खड़े 2 पक्षों के बीच 50 राउंड गोलियां चली। वहीं प्रतापगढ़ में फर्जी वोटिंग का आरोप लगाकर सपाइयों ने पुलिस को दौड़ा लिया। बाराबांकी में तो भाजपा आपस में ही भिड़ गए। आपको बता दें कि अब ब्लॉक प्रमुख चुनाव संपन्न हुए। बवाल और गोलीबारी के बीच हुए मतदान। आपको बता दें कि कई हिंसा की खबरें सामने आई है और भाजपा ने इसमें जीत हासिल की है। भाजपा ने जीती 645 सीटें। आपको बता दें कि बवाल और गोलीबारी के बीच ये चुनाव हुए और कई हिंसा की खबरें सामने आई है। कई इलाकों से कहीं मारपीट, कहीं फायरिंग, कहीं सीओ पुलिस कर्मियों पे बवाल हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस वालों ने आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके बाद वहां पे काबू पाया गया। बता दें कि 476 पदों के लिए कल मतदान हुआ। इससे पहले कई जिलों में बवाल, तोड़फोड़ और फायरिंग हुई, जिसमें दर्जन भर लोग घायल होने की खबर सामने आई है। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और आंसू गैस जैसे गोले छोड़ने पड़े। इटावा में इस एसपी सिटी को भाजपा ने थप्पड़ मारा, तो वहीं उन्नाव में पत्रकार को सीडीओ ने दौड़ाकर पीटा। कानपुर देहात की मैं बात करूं तो चुनावी मैदान में खड़े 2 पक्षों के बीच 50 राउंड की फायरिंग चली। वहीं प्रतापगढ़ में फर्जी वोटिंग का आरोप लगाकर सपाइयों ने पुलिस को दौड़ा लिया और बाराबांकी में तो 2 भाजपाई आपस में ही भिड़ गए। आपको बता दें कि भाजपा ने जीती 645 सीटें।
सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में आम जनता को आज राहत दी है। आज ईंधन की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया है। वहीं शनिवार को पेट्रोल के दाम में 30 पैसे और डीजल के दाम में 24 से 32 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ था। इस इजाफे के बाद राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 100 रुपए 91 पैसे और डीजल का भाव 89 रुपए 88 पैसे पर पहुंच गया है। इस समय देश के करीब 17 राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए का पार कर चुकी है। इन 17 राज्यों की लिस्ट में अगर आपको बताऊं तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लद्दाख, कर्नाटक, जम्मू एंड कश्मीर, उड़ीसा, तमिलनाडु, बिहार, केरल, पंजाब, सिक्किम, दिल्ली, पौंडीचेरी और पश्चिम बंगाल शामिल। आपको बता दें कि करीब 17 राज्य ऐसे हैं भारत में जहां पे पेट्रोल का रेट 100 रुपए पार कर चुका है और पेट्रोल से आज आम जनता को राहत मिली है। आज पेट्रोल के दामों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। आपको बता दें कि दिल्ली में पेट्रोल का दाम 100 रुपए 91 पैसे चल रहा है। मानसून का इंतजार कर रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों को इंतजार खत्म हो सकता है। मौसम विभाग के येलो अलर्ट जारी करते हुए अगले 6 दिनों तक बारिश की संभावना जताई है। बंगाल की खाड़ी से चलकर आने वाली नम हवाएं दिल्ली एनसीआर में पहुंच गई हैं। उम्मीद है कि दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, पंजाब व राजस्थान के शेष भागों को भी कवर करेगा। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी हवाओं की स्थिति मानसून आगमन को लेकर साथ दे रही है। अगले 24 घंटों में मानसून उत्तर पश्चिमी भारत में रफ्तार पकड़ेगा और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के निचले स्तर पर चलने वाली पूर्वी दिशाएं दिल्ली, हरियाणा व पूर्वी राजस्थान पहुंच गई हैं और अगले 48 घंटों में दक्षिण पश्चिम मानसून देश के शेष इलाकों में भी कवर कर सकता है। आपको बता दें कि गर्मी से राहत मिलने की एक खबर सामने आई है और बता दें कि दिल्ली में पहुंची नम हवाएं खत्म हो सकता है। मानसून का इंतजार मौसम विभाग ने किया येलो अलर्ट का ऐलान। आपको बता दें मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अब दिल्ली में नम हवाएं चल सकती हैं और पौंडीचेरी से चली हवाएं अब दिल्ली में पहुंच गई हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने किया येलो अलर्ट जारी। पुरी में भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा को लेकर एक दिन पहले आज रात 8 बजे कर्फ्यू लगाया जाएगा। वहीं 13 जुलाई को सुबह 8 बजे तक जारी रहेगा। बता दें कि इस साल रथ यात्रा 12 जुलाई को होगी। रथ यात्रा का उत्सव शुक्रवार को भगवान के नव यौवन दर्शन के साथ शुरू होगा, जिसके दौरान अनासरा घर में 14 दिन रहने के बाद उनकी युवा अवस्था की पूजा की जाती है। पूरे शहर के सभी बिंदुओं को सील कर दिया जाएगा। बता दें कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर भक्तों को नियंत्रण में रखने के लिए प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। 16 जुलाई तक उच्च संक्रमण दर वाले 10 तटीय जिलों में लगाए गए साप्ताहिक बंद में पूरे शहर में प्रतिबंध में कुछ ढील दी जाएगी। आपको बता दें कि श्रद्धालु नहीं ले सकेंगे बाहर, छतों से भी रथ यात्रा को देखने की अनुमति नहीं है। आपको बता दें श्रद्धालुओं को टीवी पर रथ यात्रा का सीधा प्रसारण होगा। अब आपको बता दें कि टीवी पर रथ यात्रा देखी जाएगी और श्रद्धालु इस बार रथ यात्रा में भाग नहीं ले पाएंगे। कोरोना के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है कि श्रद्धालु नहीं लेंगे रथ यात्रा में भाग और छतों से देखने की भी अनुमति नहीं होगी। टीवी पर पूरी यात्रा का प्रसारण होगा। कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार कमी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य में लागू साप्ताहिक कर्फ्यू को समाप्त करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही सरकार ने कुछ शर्तों के साथ सिनेमा घरों को फिर खोलने, आउटडोर खेल गतिविधियां शुरू करने, रेस्टोरेंट को रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। इन निर्देशों के तहत जिन सिनेमा घर, थिएटर ने अपनी बैठक क्षमता की जानकारी ऑनलाइन कर दी है, उन्हें 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति होगी जिन्होंने टीके की कम से कम 1 खुराक लगाई हो। आपको बता दें कि राजस्थान में अनलॉक की प्रक्रिया एक बार आगे बढ़ गई है। लॉकडाउन में और छूट साप्ताहिक कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है। ये राजस्थान से खबर आई है कि राजस्थान में अब साप्ताहिक कर्फ्यू को समाप्त कर दिया गया है और सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट्स खोले जाएंगे। आपको बता दें कि आउटडोर खेल गतिविधियों को भी खोलने की अनुमति अब राजस्थान में दे दी गई है। आपको बता दें कि कोरोना का ग्राफ नीचे जाते हुए राजस्थान सरकार ने यह फैसला लिया है कि राजस्थान में अब रेस्टोरेंट को 10 बजे तक रात खोला जा सकता है और आपको बता दें कि साप्ताहिक बंदी को भी वहां से हटा दिया गया है।
दिल्ली हरियाणा के बीच जल विवाद को लेकर फिर सियासत छिड़ गई है। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने राजधानी दिल्ली में पेयजल किल्लत का ठिठुरा हरियाणा के फोड़ते हुए कहा कि फिलहाल करीब 120 मिलियन गैलन प्रतिदिन कम पानी मिल रहा है। इससे दिल्ली में शोधित जल की करीब 100 मिलियन गैलन की कमी हो गई है। हरियाणा की जल पूर्ति सामान्य नहीं हुई। आने वाले दिनों में गंभीर जल संकट पैदा हो सकता है। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधान मीडिया सलाहकार विनोद मेहता ने ट्वीट के जरिए कहा कि दिल्ली सरकार और उसमें शामिल लोग उदाहरण शिकायती हैं। बीते 7 साल में ऐसा कोई भी दिन हो जिस दिन दिल्ली का ओविटन पानी की काटे से कम दिया गया हो। आपको बता दें कि ओविटन पानी से कोटे से कम दिया गया हो, ऐसा एक भी दिन 7 साल में नहीं गया। ऐसी बात मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार ने कही है। राजधानी ने ठहराया जल संकट, दिल्ली हरियाणा आमने सामने, कल किल्लत का ठिठुरा हरियाणा पर फोड़ा। आपको बता दें कि दिल्ली ने पानी की किल्लत का ठिठुरा हरियाणा पर फोड़ा है और उन्होंने कहा है कि पानी की कमी हो रही है। और राजधानी दिल्ली में ये बात आई है कि दिल्ली हरियाणा आमने सामने हो गया है और पानी की किल्लत का ठिठुरा वहां पे हरियाणा को दिया गया है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार ने बात कही है कि 7 साल में ऐसा एक भी दिन ना हुआ हो कि जब अनवांटेड पानी से कम पानी दिल्ली में पहुंचाया गया हो। आपको बता दें कि दिल्ली हरियाणा आमने सामने हो गया, किल्लत का ठिठुरा हरियाणा पर फोड़ा। आपको बता दें कि राजधानी में जल संकट है, जिसकी वजह से बात अब हरियाणा पे बात रखी गई है कि हरियाणा की बात से ये पानी दिल्ली में नहीं पहुंच पाया है। राजधानी में ठहरा दिल्ली का जल का संकट, दिल्ली हरियाणा आमने सामने। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह का शनिवार को रामपुर में अंतिम संस्कार कर दिया गया है। सिंह की लंबी बीमारी के बाद गुरुवार तड़के 87 साल की उम्र में शिमला में निधन हो गया। गौरतलब है कि वीरभद्र की सांस लेने में तकलीफ के बाद डॉक्टरों ने निगरानी में वेंटिलेटर पर रखा था। 9 बार विधायक और 5 बार संसद के वीरभद्र सिंह ने 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। बता दें कि वीरभद्र 2 महीने से दूसरी बार 11 जून को कोविड-19 पॉजिटिव हुए थे। वह पहले 12 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हुए थे, जिसके बाद उन्हें चंडीगढ़ में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि 87 साल की उम्र में हिमाचल के पूर्व सीएम का निधन हो गया है और अंतिम संस्कार उनका शनिवार को कर दिया गया है। और आपको बता दें कि गुरुवार तड़के शिमला में उनका निधन हुआ था। 87 साल की उम्र में शिमला में उनको निधन हुआ था। आपको बता दें कि 2 बार कोविड पॉजिटिव वो पाए गए थे और जिसके बाद उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी, जिसके बाद डॉक्टरों की निगरानी में वेंटिलेटर पर रखा गया था, जिसमें उनका निधन हो गया। मतलब है कि वीरभद्र को सांस लेने में तकलीफ थी, जिसके बाद डॉक्टरों की निगरानी में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। 9 बार विधायक और 5 बार संसद के वीरभद्र सिंह ने 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। बता दें कि वीरभद्र 2 महीने में दूसरी बार 11 जून को कोविड-19 पॉजिटिव हुए थे। वे पहले 12 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हुए थे, जिसके बाद उन्हें चंडीगढ़ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद दूसरी बार उन्हें शिमला में भर्ती कराया गया था, जहां उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि हिमाचल के पूर्व सीएम का हुआ अंतिम संस्कार। आपको बता दें कि 87 साल की उम्र में शिमला में गुरुवार को उनका निधन हो गया था और कोविड-19 के चलते उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, जहां उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में वेंटिलेटर पर रखा गया था। आपको बता दें शनिवार को रामपुर के में अंतिम संस्कार कर दिया गया है। सिंह का लंबी बीमारी के बाद गुरुवार तड़के 87 साल की उम्र में शिमला में निधन हो गया था। गौरतलब है कि वीरभद्र को सांस लेने में तकलीफ के बाद डॉक्टरों की निगरानी में वेंटिलेटर पर रखा गया था। 9 बार विधायक और 5 बार संसद वीरभद्र सिंह ने 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। बता दें कि वीरभद्र 2 महीने में दूसरी बार 11 जून को कोविड-19 पॉजिटिव हुए थे। वह पहले 12 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हुए थे, जिसके बाद उन्हें चंडीगढ़ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि गुरुवार तड़के शिमला में उनका निधन हो गया। 87 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांसें ली है और हिमाचल के पूर्व सीएम थे। आपको बता दें कि हिमाचल के पूर्व सीएम का 87 साल में निधन हो गया और गुरुवार को अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कब्जों को देखते हुए हिंसा की आशंका से भारत ने कतार में
दूतावास फिलहाल बंद करने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना के विशेष उड़ान के मिशन में तैनात कम से कम 50 राजनयिकों और आईटीबीपी के जवानों को दिल्ली लाया गया है। सूत्रों ने कहा कि यह कदम एहतियातन उठाया गया है। आशंका है कि तालिबान कंधार को भी निशाने पर ले सकता है। यह शहर पहले आतंकी संगठन का मुख्यालय हुआ करता था। फिलहाल काबुल में भारतीय दूतावास और बल्क प्रांत के नजर मज़ार ए शरीफ पर दूतावास खुले हुए हैं। आपको बता दें कि तालिबान का गहरा लश्करा भारत ने कंधार में बंद किया दूतावास, स्टाफ को बुलाया वापस। आपको बता दें कि स्टाफ को वापस बुलाया गया है। भारत में आशंका थी, तालिबान का आशंका से स्टाफ को वापस बुलाया गया है। अब आप लोग सीधा ले चलते हैं, योगी आदित्यनाथ लाइव है, सीधा देखते हैं उनके। जो आप देख रहे हैं वो गोरखपुर जिले का नक्शा है, जिसके ऊपर में हम देख सकते हैं ऊपर के जिला अस्पताल हैं, कितने स्पेशल अस्पताल हैं, उसी तरह से सीएचसी, पीएचसी और सब सेंटर का डेटा देखा जा सकता है। इसी नक्शे के ऊपर में हम ग्रेड डाउन करके जो है ब्लॉक लेवल के ऊपर में भी डेटा देख सकते हैं। जैसे ये चिलगावा ब्लॉक है और इसके अंदर में हम देख सकते हैं कि सीएचसी कहां पर है। तो ये सीएचसी दिखा रहा है हमारे को, इसका सीएचसी का नाम आ जाएगा। इस पर क्लिक करने के ऊपर में हम वो सीएचसी का पूरा डेटा जो है देख सकते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं कि रूरल है, एक्टिव सीएचसी है और कितने डॉक्टर यहाँ पर पोस्टेड हैं, कितने बेड हैं, कितनी ड्रग्स हैं। ड्रग्स पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें दवाइयों का पूरा लिस्ट और इस समय कितनी उपलब्धि है उसके अंदर में वो दिख जाएगी। इसी तरह से नीचे में जो है प्रोग्राम का विस्तार पूर्वक डेटा है, जिसके अंदर में कितनी यहाँ पर अस्पताल के अंदर में डिलीवरी हुई है, कितनी जो है बच्चे जिनका कम वजन है ब्लॉक के अंदर में है, वो देख सकते हैं आप। इसी तरह से नीचे में हम देख सकते हैं उसकी तस्वीर, जो फैसिलिटी है उसका तस्वीर है और नक्शे के ऊपर में हम वो फैसिलिटी देख सकते हैं और एक गेट डायरेक्शन का बटन है जिसको दबाने से हमें यहाँ का रास्ता मिल जाएगा अगर हमने वहां पर जाना है तो। इसी तरह से अगर हम सारी फैसिलिटी देखना चाहें एक ब्लॉक में, जैसा कि एसीएस सर ने बताया था कि हम देख सकते हैं कि कहां पर गैप है और अगला प्लानिंग कर सकते हैं कि हमने फैसिलिटी कहां पर या एक इकाई जो है स्वास्थ्य की इकाई कहां पर लेकर आनी है। और इसी का इस्तेमाल अभी किया भी जा रहा है। जो अभी हम 5000 सब सेंटर अलॉट कर रहे हैं उसमें इसी का इस्तेमाल किया गया है उनको अलॉट करने के लिए। जहां जहां पर गैप है वहां पर इनको अलॉट किया गया है। इसी तरह से हम नीचे देख सकते हैं कि इनमें से कितने जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं वो भी देखे जा सकते हैं। इसी के साथ में अगर डिलीवरी पॉइंट है तो डिलीवरी पॉइंट भी देखे जा सकते हैं। अब ये ब्लॉक का डेटा भी हम उसी तरह से देख सकते हैं कितने गांव हैं ब्लॉक के अंदर में और कितनी टोटल फैसिलिटीज हैं। 1 मिनट के अंदर में मैं सिर्फ आपको एक बार जो एक विलेज का व्यू है, जो गांव का नक्शा भी हम देख सकते हैं, वो दिखा देता हूं। जैसे ये एक गांव है और इसके अंदर में हम देख सकते हैं कि फैसिलिटीज कहां पर इस गांव के अंदर में उसका पूरा डेटा भी उसी प्रकार से देखा जा सकता है। तो इसी तरह से इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल हर लेवल के ऊपर में किया जा सकता है, राज्य से लेकर गांव तक। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्र ऐप के माध्यम से एक ये नई सौगात स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एक बार जोरदार तालियां इस ऐप के लिए जरूर चाहूंगी। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 2030 जिसका कि विमोचन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति का विमोचन अपने कर कमलों से करें। जनसंख्या नीति में शिशु के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के विभिन्न चरणों और उससे संबंधित अवस्थाओं व स्वास्थ्य नीति का वर्णन किया गया है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की आधारशिला पर रचित जनसंख्या नीति का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। बहुत बहुत आभार माननीय।
तत्पश्चात 2 नवदंपतियों को परिवार नियोजन के प्रोत्साहन के लिए शगुन किट का वितरण किया जा रहा है, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी और आग्रह करूंगी श्रीमती नेहा सिंह एवं श्री अमित सिंह जी से कि कृपया मंच तक आएं और श्रीमती कोमल कश्यप एवं श्री रोहित कश्यप जी कृपया क्रमबद्ध तरीके से मंच पर पधारें। इन नवविवाहित दंपतियों को परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहित करने के हेतु शगुन किट का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है। तालियां जरूर होनी चाहिए इस सुंदर सौभाग्यशाली क्षणों के लिए। श्रीमती कोमल कश्यप एवं श्री रोहित कश्यप। बहुत बहुत आभार माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जिनकी स्पष्ट और दूरदर्शी नीति, सकारात्मक सोच और एक अभिभावक की दृष्टि से जन जन को देखना उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान और ऊंचाई उनके द्वारा प्राप्त हो रही है। मैं अति आदर के साथ विनम्र निवेदन करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अभिषेचित कर हमारा मार्गदर्शन करें। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभाग के मंत्री श्री जयप्रताप सिंह जी, प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा और वित्त विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के राज्य मंत्री श्री अतुल गर्ग जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समित मोहन प्रसाद जी, चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव शैलोक कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, प्रदेश के स्वास्थ्य मिशन को कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाने में योगदान देने वाले जो विभिन्न स्वयंसेवी संगठन और संस्थाएं हैं, उनके प्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को एक खुशहाल और स्वस्थ परिवार की परिकल्पना को साकार करने के लिए हृदय से बधाई देता हूं और उनकी शुभकामनाएं भी देता हूं। पूरी दुनिया के अंदर एक विषय को लेकर के समय समय पर चिंता व्यक्त की गई कि बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है और इस पर अनेक मंचों से पिछले 4 दशकों से निरंतर चर्चा चल रही है। जिन देशों ने और जिन राज्यों ने इस संबंध में अपेक्षित प्रयास किए, उसके वहां सकारात्मक परिणाम भी सामने देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी इसमें और भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और मुझे प्रसन्नता है कि विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश की
जनसंख्या नीति 2021 से 30 यह जारी हो रही है। इसको जारी करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि काफी तथ्यों के साथ समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रख करके इस जनसंख्या नीति को लागू करने का कार्य आज प्रदेश सरकार कर रही है। वास्तव में जनसंख्या स्थिरीकरण का जो प्रयास है यह समाज की व्यापक जागरूकता के साथ जुड़ा हुआ है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अगर समाज में जहां गरीबी है वहां जनसंख्या वृद्धि का उसके साथ एक संबंध हो जाता है और इस जिससे व्यापक जागरूकता का एक अभियान उन सभी तबकों को ध्यान में रख करके जब तक हम लोग नहीं चलाएंगे तब तक उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होगी। और खास तौर पर जब यूनाइटेड नेशन ने दुनिया के सभी देशों से 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने का एक लक्ष्य दिया हो और देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए हों तो देश में आबादी के हिसाब से सबसे बड़े इस राज्य के बारे में हमें अवश्य सोचना होगा, क्योंकि इसका संबंध केवल जनसंख्या स्थिरीकरण के साथ ही नहीं बल्कि जनसंख्या नीति का संबंध हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने और समृद्धि का रास्ता उसके द्वार तक पहुंचाना भी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में हम लोगों ने 2018 में 2019 में कुछ प्रयास प्रारंभ किए। 2018-19 में देश का पहला विधानमंडल उत्तर प्रदेश विधानमंडल था जहां पर गांधी जयंती के अवसर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए 36 घंटे तक अनवरत चर्चा का एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। उन गोल्स को अचीव करने के लिए अलग अलग विभागों के द्वारा अंतर विभागीय समन्वय समितियां गठित की गई और उसे निरंतर मंत्री मंडल का एक समूह निरंतर उनकी समीक्षा करता है, उसे फॉलोअप करने के दिशा में प्रयास कर रहा है। लेकिन इसमें समाज के विभिन्न तबकों की भूमिका और उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसलिए सबसे पहला कार्य अवेयरनेस का, जागरूकता का, उन तबकों को चिन्हित करना, उनके बीच में अवेयरनेस के उस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। अगर इस दिशा में हम प्रयास कर सकें और जिसका निरंतर चल रहा है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये उन स्थितियों में महत्वपूर्ण है जब देश के अंदर टीएफआर में, एमएमआर में और आईएमआर में जो अंतर देखने को मिला है, पूरे जो नेशनल एवरेज है उसमें राज्य के स्तर पर अगर हम देखेंगे तो उसमें उत्तर प्रदेश के स्तर पर और भी नए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। 2016 में अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हम देखेंगे तो टीएफआर 3.3 था और राष्ट्रीय स्तर पर 2.6 था। आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर टीएफआर 2.7 और अखिल भारतीय स्तर पर 2.3 है। यानी हमें अभी कुछ नए प्रयास
करने होंगे, अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। एमएमआर अगर हम उत्तर प्रदेश के अंदर 2016 की दृष्टि देखें तो 258 है और आज के दिन पर यह घटकर के 197 हुआ है। लेकिन अगर अखिल भारतीय स्तर पर हम देखेंगे तो 2016 में ये 178 था और आज के दिन पर 113 है। यानी उत्तर प्रदेश को इस दिशा में और अच्छे प्रयास करने होंगे। आईएमआर 2016 में अखिल भारतीय स्तर पर उत्तर प्रदेश में 53 था, आज के दिन पर यह 43 है और अखिल भारतीय स्तर पर 2016 में 42 था, आज 33 है। यानी ये तीनों जो पैरामीटर हैं ये हम सबको प्रेरित करता है कि कहीं ना कहीं हम क्वालिटी पर ध्यान दें और क्वालिटी किस रूप में होनी चाहिए। और अवेयरनेस, अगर दो बच्चों के बीच में अंतराल नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से उनके पोषण पर असर पड़ेगा। शिशु मृत्यु दर में और मातृ मृत्यु दर को नियंत्रित करने में अत्यंत कठिनाई होगी और उन स्थितियों में हम लोगों को जिन लक्ष्यों को प्राप्त करना है, जिसमें कि नेशनल एवरेज से भी उत्तर प्रदेश पीछे है, यद्यपि पिछले 4-5 वर्षों में जो प्रयास हुए हैं उसके अच्छे परिणाम भी आए हैं, लेकिन अभी और भी अच्छे प्रयास किए जाने की आवश्यकता, और ज्यादा प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और उस दिशा में प्रयास करके हम लोग एसडीजी के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में प्रयास, लेकिन इस प्रयास का आधार हमें इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि देश की जनसांख्यिकी असंतुलन पर इसका कोई विपरीत असर भी न पड़े। हर तबके को इसके साथ जोड़ना होगा, हर एक तबके को उस जागरूकता अभियान के साथ जोड़ना पड़ेगा, मां और बच्चे के स्वास्थ्य को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। शासन की योजनाओं का लाभ 2014 के बाद से भारत सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनेक ऐसी योजनाएं लागू की हैं, जिन योजनाओं को लागू करके हम लोग एक बड़े तबके को इससे लाभान्वित कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि उस दिशा में और भी अच्छे प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रयास किए। उन प्रयासों की चर्चा स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा भी, किया भी, लेकिन अभी भी हमारे स्तर पर जो नए प्रयास होने हैं उसमें अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से उसके बेहतर परिणाम आ सकते हैं। ये केवल यहीं पर ही नहीं, ये केवल स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग से संबंधित नहीं, महिला और बाल विकास विभाग को इसके साथ जोड़ना होगा। एजुकेशन को, बेसिक, माध्यमिक, उच्च या अलग अलग जो हमारे शिक्षा से जुड़े हुए संस्थान हैं उनके अंदर व्यापक अवेयरनेस के कार्यक्रम को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के साथ साथ समाज स्वास्थ्य के इन सभी पैरामीटर को प्राप्त करने की दिशा में जिनके स्तर पर प्रयास हो सकते हैं उन सभी विभागों को भी जोड़ करके अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से हम बेहतर परिणाम दे सकते हैं। यह हमें विस्मृत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से न केवल दिमागी बुखार को नियंत्रित किया है, बल्कि अंतर विभागीय बेहतर समन्वय के माध्यम से वैश्विक महामारी कोरोना को भी उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छे प्रबंधन के माध्यम से नियंत्रण की ओर ले जाने में सफलता प्राप्त की है। और मुझे विश्वास है कि जो जनसंख्या नीति का नया ड्राफ्ट आज यहां पे लॉन्च किया गया है, इसको शासन से जुड़े हुए सभी विभाग अपने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर के, अपने सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर के
प्रभावी ढंग से लागू करने में सफल होंगे, ये मुझे विश्वास है। मुझे प्रसन्नता है कि आज 11 आरटीपीसीआर की लैब भी शुभारंभ हो रही है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 16 महीनों के दौरान वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ते हुए, जूझते हुए, भारत सरकार के सहयोग से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से टेस्टिंग क्षमता को काफी आगे बढ़ाया है। जब कोरोना का पहला केस उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला था, तब हमारे पास कोई टेस्टिंग सुविधा नहीं थी, और मैं धन्यवाद दूंगा स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग को और चिकित्सा शिक्षा विभाग को, जिन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से आज टेस्टिंग क्षमता अब तक 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की विकसित की। मुझे लगता है देश और दुनिया के अंदर ये सर्वाधिक है, 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन, और ये 11 नई लैब्स आई है। इसके माध्यम से हमारी टेस्टिंग क्षमता और भी बढ़ पाएगी, और हम लोगों का जो एक मकसद रहता था कि सैंपल का 24 घंटे के अंदर ही हम रिजल्ट दे दें, तो यह उन जनपदों की लिस्ट से जहां पर 11 लैब्स स्थापित हो रही है, वे जनपद हैं जहां पर ज्यादातर में हमारे कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं, और जहां पर इसकी आवश्यकता थी। यानी अब 44 ऐसे जनपद हो गए हैं जहां पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीएसएल लेवल 2 की जो हमारी आरटीपीसीआर लैब्स हैं, ये स्थापित हो चुकी हैं। शेष अन्य जनपदों की दिशा में हमारे वहां पे कोई ना कोई मेडिकल संस्थान है, वहां पर इस सुविधा को चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा दी जा रही है या दी जा चुकी है। लेकिन हम इस लक्ष्य को निरंतर आगे प्राप्त करेंगे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का बहुत महत्व हो सकता है, और हम लोगों ने विगत 4-4.25 वर्ष के अंदर इस बात को महसूस किया होगा। शासन की योजना बिना किसी भ्रष्टाचार के अगर समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचे और लाभार्थी योजना का भरपूर लाभ ले सकें, 100% लाभ ले सकें, तो मानना चाहिए कि शासन की योजना सफल हुई, और ये टेक्नोलॉजी से संभव हो पाया। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में जानकारी देने और उनकी हर एक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक सीएचसी पीएचसी लैब का शुभारंभ भी आज यहां पर स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है। यह प्रदेश के अंदर जो हमारे लगभग 4600 से अधिक सीएचसी पीएचसी हैं, इन सब के उन्नयन में तो योगदान देगा, क्योंकि ये ऐप आज के दिन पर इसलिए महत्वपूर्ण है। हम लोग वर्तमान में हर एक सीएचसी पीएचसी को किसी न किसी जनप्रतिनिधि या समाज के किसी न किसी मान्यता व्यक्ति के द्वारा उसे गोद लिया गया है, और जब व्यक्ति उन स्वास्थ्य केंद्रों के साथ जाता है तो अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी विजिट नहीं किया केंद्र में, लेकिन आके हमारे पास शिकायत करते हैं। आज हम ऐप को दिखा के उसे कह सकते हैं, आप बताइए कौन सा केंद्र आपका है और आप कितनी बार विजिट किए, हमें एक बार बताइए। दूसरा, वहां क्या क्या सुविधाएं हैं हम उसको बता सकते हैं कि वहां इतने चिकित्सक हैं, इतने बेड्स हैं, ये फैसिलिटी वहां मौजूद है, और ये सुविधाएं हम आने वाले समय में इसको देने जा रहे हैं, दवा की स्थिति ये है। ये कुछ सामान्य जानकारियां भी उनको उपलब्ध कराई जा सकती है। तो इस दृष्टि से मुझे विश्वास है कि हम टेक्नोलॉजी को और अपग्रेड करते हुए इस दिशा में प्रयास करेंगे, और मेरा ये मानना है सीएसआर से हो और अन्य संस्थाओं के सहयोग से भी, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से भी हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर सीएचसी पीएचसी तक हमें हेल्थ एटीएम को पहुंचाना चाहिए। एक नया प्रयोग होगा ये, स्वास्थ्य विभाग में
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि जितने हमारे अभी तक सीएससी पीएससी हैं, इसमें जितना मैन पावर होना चाहिए तमाम प्रयासों के बावजूद उपलब्ध नहीं। ये हेल्थ एटीएम हमें वहां पर तत्काल काफी बड़ी संख्या में जांच की सुविधा तो उपलब्ध कराएगा ही, टेली कंसल्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराएगा। जिन विशेषज्ञों का अभाव जिस सेंटर में होगा, वहां पर उन लोगों को वहां पर विशेषज्ञ चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने में हेल्थ एटीएम बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है, और हमें इस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ करना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहाँ पर नौ दंपतियों को एक सगुन किट का वितरण भी हुआ है। मुझे विश्वास है कि स्वास्थ्य और चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग इस अभियान को जन जन तक पहुंचा करके, और खास तौर पर जिन लोगों में अभी भी जागरूकता का अभाव है, उन लोगों को इसके प्रति और भी जागरूक करने का प्रयास करेगा। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आयोजित जो एक कार्यक्रम है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति को आज लॉन्च किया गया है 2021 से 2030 के लिए, आरटीपीसीआर के लैब्स के उद्घाटन के लिए, सीएससी पीएससी ऐप के लिए, और इस पूरे अभियान के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपके प्रेरणादायक उद्बोधन और रोजपूर्ण वाणी और आशीर्वचनों के लिए। सदैव की तरह ही आप एक अभिभावक के बाद भारतीय हमें अपनी छत्र छाया में रखते हैं और हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए हर पल कटिबद्ध है। एक बार पुनः आभार व्यक्त करूंगी। इसके बाद मैं निवेदन करूंगी माननीय चिकित्सा राज्य मंत्री जी से कि कृपया धन्यवाद ज्ञापित कर हमें अनुग्रहित करें। तो आप सुन रहे थे सीएम योगी को लाइव। आपको बता दें ये सीएम योगी ने किया नई जनसंख्या नीति का विमोचन। आपको बता दें के साथ साथ उन्होंने आरटीपीसीआर लैब, सीएचसी पीएचसी ऐप का भी शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इस नीति के तहत अब अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आपको कई सुविधाओं से, सरकारी सुविधाओं से वंचित तो होना पड़ सकता है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने नई जनसंख्या का नीति का विमोचन किया है, और आपको बता दें कि इसके साथ साथ उन्होंने आरटीपीसीआर लैब का भी शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि मसलन ऐसे लोग सरकारी नौकरी के आवेदन के लिए अपात्र माने जाएंगे जो नौकरी में हैं, उनको कुछ लाभों से वंचित होना पड़ सकता है इस नीति के तहत। आपको बता दें कि सीएम योगी ने नई जनसंख्या नीति का विमोचन किया था, जिसके तहत आपको बता दें कि सीएम योगी ने नई जनसंख्या नीति का विमोचन किया है। इसके साथ साथ उन्होंने आरटीपीसीआर लैब का भी शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि आज का जो दिन है माना जाएगा, जैसा कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कहा, चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कहा, ऐतिहासिक दिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे दुनिया के अंदर जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। इससे पहले भी जनसंख्या की नीतियां भारत के अंदर आई हैं, पर उन्हें कैसे इतना गंभीरता से नहीं लिया। पिछले 3 दिनों से व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, अखबारों के ऊपर केवल यही चर्चा है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी नीति आने वाली है। तो उसके पीछे सिर्फ इतना सा कारण है कि पिछले 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश ने कई ऐसे काम किए हैं कि ये माना जाता है कि जो अब तक नहीं हुआ अब हो सकता है, अब हो रहा है। अब पूरा भारत उत्तर प्रदेश की तरफ देख रहा है कि हमारी जनसंख्या नीति आगे क्या आने वाली है, और उसका ध्यान आज के टाइम पर हर बच्चे की आंखों में अच्छे सपने हो।
आप सुन रहे थे सीएम योगी टू लाइव। आपको बता दें कि सीएम योगी ने नई जनसंख्या नीति का विमोचन किया है। इस दौरान उन्होंने आरटीपीसीआर लैब, सीएचसी, पीएचसी ऐप का भी शुभारंभ किया। आपको बता दें कि सीएम योगी की इस नीति के तहत अब अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आपको कई सरकारी सुविधाओं से वंचित होना पड़ सकता है, और अगर आप नौकरी में हैं तो भी आपको कई सुविधाओं से वंचित होना पड़ सकता है। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेशन फर्स्ट।